दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर प्रतिबद्धता हो, ईमानदारी हो, मेहनत हो और साफगोई हो तो ऐसी कोई भी संभावना नहीं जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से जीवन संभावनाओं का खेल है और इन संभावनाओं में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पारंपरिक होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ संभावनाएं एकदम नई भी होती हैं या बहुत कम होती हैं। अगर उन संभावना और जाहिर सी बात है उन संभावनाओं पर बहुत कम काम किया जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं क्योंकि उस क्षेत्र में नई संभावनाओं नई डगर पे चलने के लिए जो साहस होता है, कई बार दुस्साहस कह सकते हैं, वो करना पड़ता है। जो जुनून होता है, जुनून की हद तक जाना पड़ता है और वो किसी सभी लोगों में नहीं होता है। तो दोस्तों अभी हम इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हम एक ऐसी शख्स और शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं जी, जिन्होंने एक ऐसी डगर पे चले कि जहाँ चुनौतियाँ थी तो संभावनाएं भी बहुत थी और हालांकि राहें कुछ अलग थी, जानी पहचानी नहीं थी, लेकिन अनजानी राहों पे चलने का उन्होंने जो साहस दिखाया, जुनून दिखाया, देर सवेर से ही उनको उनका प्रतिफल भी मिला। और न सिर्फ प्रतिफल मिला बल्कि आज वो लोगों के लिए, समूचे क्षेत्र के लिए और देश दुनिया के लिए एक प्रेरणा, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। तो देर न करते हुए हम सीधे उनसे मुखातिब होते हैं। हमारे साथ भंडारी जी मौजूद हैं। इस समय हम जनपद रुद्रप्रयाग की केदार घाटी के बिरोदेवल गांव में मौजूद हैं और बिरोदेवल गांव एक धार्मिक आध्यात्मिक रूप से चंडिका देवी का एक पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व का भी क्षेत्र है। और इसके कारण आजकल जो भंडारी जी यहाँ पे हैं उनके भी आपने देखे होंगे बहुत सारा, उन्होंने किस प्रकार से प्रेरणा, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन किया है स्वरोजगार के रूप में। तो हम उनसे जानेंगे और कैसे उन्होंने जो स्वरोजगार किया है, क्या किया, कैसी चुनौतियां थी और कैसी शुरुआत की उन्होंने और कैसी इस शुरुआत को बड़ी डगर तक ले गए। तो भंडारी जी का भी स्वागत है। और उनसे सबसे पहले हमारा सवाल यही है कि जो आपने यहाँ पे पोल्ट्री फार्म भी है आपका और जो आपने यहाँ पे गाय दूध वगैरह डेयरी प्रोडक्ट भी आप वो करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें आप उसके अलावा करते हैं और ये शुरुआत कैसे की आपने, ये प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे शुरुआत की आपने? सबसे पहले आप सबका प्यार भरा नमस्ते। मैं मुकेश भंडारी, ग्राम बीरों से। मैं कोरोना काल से जब 2019 से ये काम शुरू किया था, तो सबसे पहले मैंने पोल्ट्री और डेयरी का काम शुरू किया। तो एक गाय से मैंने स्टार्ट किया और 1200 वर्ष से मैंने ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और इसमें जो सहयोग राशि है वो मैंने उद्योग से भी अप्लाई किया है, जबकि आज की डेट पे पशुपालन से भी है, उद्योग से भी है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ आज की डेट पे पोल्ट्री का है, डेयरी का है, डीजे, टेंट, कैटरिंग और फास्ट फूड का, ये सब आज की डेट पे हमारा भी व्यवसाय है। तो भंडारी जी, कई लोग कहते हैं कि बोलते हैं कि नहीं, हमें बहुत सारी दुश्वारियां हैं, पूंजीगत परेशानियां हैं, संसाधन प्रशिक्षण की कमी है, इस प्रकार की जो तमाम चीज़ें गिनाए जाते हैं स्थानीय युवाओं द्वारा भी और कई स्थानीय जनमानस द्वारा भी, इसमें कितनी सच्चाई है क्या? देखो, सबसे पहले प्रशिक्षण वाली आपने बात की। प्रशिक्षण वाली बात जहाँ तक है तो प्रशिक्षण इन चीज़ों का नहीं होता है। ये जब तक आप स्वयं काम नहीं करेंगे, और किताबी ज्ञान अलग होता है और प्रैक्टिकली ज्ञान अलग होता है। जब आप फील्ड में उतरोगे वो ज्ञान अलग होता है, इसका प्रशिक्षण कुछ नहीं होता है। तो शुरुआती दौर में आपने इसके लिए जो पूंजी भी जुटानी पड़ती है, संसाधन जुटाने पड़ते हैं, इसके लिए स्पेस भी चाहिए होता है, पूंजी चाहिए होती है और शुरुआत के बाद उसको आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। तो आपने शुरुआत कैसे की, क्या चुनौतियां रही इस सफर में, इस डगर में? चुनौतियां तो देखो, जब नॉलेज नहीं होता तो चुनौतियां भी होती हैं, और आसानी से अगर हिम्मत हारने बैठिए तो काम आगे नहीं कर पाएंगे, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है। तो चुनौती वाली जहाँ तक आपने बात की तो वो तो क्लियर होगी कि चुनौती ऐसा कुछ नहीं। और पूंजी वाली बात की तो पूंजी में ये है कि सबसे पहले तो श्रेय जाता है मेरे मम्मी पापा लोगों का कि जिन्होंने हमारे साथ ये सब सहयोग दिया है।
और ये आपके सामने पे जो अभी मैंने स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है, इसी को बनाने में भी काफ़ी लग गया। उसको फिर पोल्ट्री का है, पोल्ट्री का जैसे चलो चिक्स वगैरह ऊपर नीचे तो होता रहता है, लेकिन जैसे फीड वगैरह इसका काफ़ी महंगा है। तो शुरुआत आपने कितने साल पहले की थी और किससे शुरुआत की थी? अभी तो 2-3 चीजें आपने बताई, हाँ क्या 2-3 चीजों से ही शुरुआत की थी? हाँ, स्टार्टिंग मैंने 2020 से स्टार्ट किया था इसको, 2020 से। और फर्स्ट मैंने पोल्ट्री और गाय से स्टार्ट किया था इसको। तो जैसे आपने बताया, तो अभी क्या कितना आपका जो टर्नओवर वगैरह जो भी रहता है वो कितना देखो हो जाता टर्नओवर है? तो टर्नओवर ये ऊपर नीचे तो होता रहता है। टर्नओवर कोई फिक्स नहीं होता कि हाँ मंथली टर्नओवर और इतना कितने है। एरिया को कवर करते हैं, कर लेते हैं? एरिया तो देखो एक फिक्स नहीं है। अब ये आपके गुप्तकाशी फाटा से भी लोग आते हैं, ये तो है नहीं वो कंटिन्यू आते हैं। और अगस्त महीने तक तो हमारा कंटिन्यू जाता ही है। दूध जैसे सप्लाई होता है अगस्त महीने तक, जैसे बॉयलर जैसे मेरा कंप्लीट हो गया तो वो सीधे अगस्त महीने तक तो कंटिन्यू सप्लाई होता है। भंडारी जी, कितने उत्साहित हैं आप अभी, और भविष्य में इस कार्य को किस प्रकार से विस्तारित करेंगे आप? देखो उत्साहित वाली बात, मैं अपने जो नज़दीकी क्षेत्र के लोग भी हैं, बेरोजगार लोग भी हैं, तो उनको भी मैं यही बोलता हूँ कि अपने व्यवसाय स्टार्ट करो। कुछ ना कुछ जरूरी थोड़ी नहीं कि तुम पोल्ट्री और डेयरी काम करो, कुछ भी कर लो। और अगर क्षमता वाली बात है कि हाँ, अगर अपने आप में स्टेपना है और काम के प्रति अगर समर्पित नहीं है तो काम नहीं कर पाओगे। समय देना पड़ता है, बिना समय के तो काम नहीं हो पाएगा। अभी जैसे हमारा साग सब्जी का भी काम है, सीजन पे प्रत्येक सीजन का जो सब्जी वगैरह होता है वो भी सप्लाई होता है मार्केट में। अच्छा, तो भावी जैसे संभावनाएं हैं, आगे क्या करने वाले हैं आप इसके अलावा? इसको कैसे आगे बढ़ेंगे? मतलब ये तो अभी उत्पादन है, उत्पादन के बाद कई लोग बोलते हैं कि हम फूड प्रोसेसिंग उसमें भी आगे बढ़ेंगे, कैसे भी लोगों का विचार हो? ऐसा एम तो पहले से अगर बनाओ कि मैंने ये काम करना है तो असंभव है। ये तो सडन वाली काम बात होती है कि हाँ देख लिया कि हाँ ये चीज़ वास्तविक यहाँ पे चलेगी, तो वो सडन अगर प्रोग्राम बन गया तो ये बढ़ता रहता है बिजनेस में। ये पहले अगर हम सोचेंगे मैंने ये काम करना है तो शायद नहीं कर पाएगा कोई भी, असंभव है। क्या अगर सडन कर लिया तो कर लिया कि हाँ मैं इस काम के प्रति समर्पित रहूँगा, करके रहूँगा, तो वो कर पाएगा आदमी। तो भंडार जी, लागत अगर कोई जो भी शुरुआत इस काम में या किसी भी काम में अगर रोजगार या स्व उद्यम अगर कोई अपनाना चाहते हैं, तो लोग कई बार बोलते हैं कि पूंजी का बहाना बनाते हैं कि पूंजी नहीं हो पाती है क्या, तो कैसे वो शुरुआत करें और कितने से शुरुआत की जा सकती है? नहीं, अगर भाई तो आपके पास सेटअप बना हुआ है, मेन खर्चा होता है सेटअप का। अगर आप सेटअप बना हुआ है तो आदमी आराम से 5-7 लाख से अपना काम स्टार्ट कर सकता है, अगर सेटअप बना हुआ है। अगर सेटअप नहीं बना हुआ तो कम से कम 15-20 लाख तो कम से कम मेरे हिसाब से चलेंगे। तो मैंने तो आपके सामने प्रत्यक्ष है कि 100 करोड़ मेरा क्रॉस हो रखा है इसके। अच्छा, तो सरकारी स्तर पे कितना सहायता मिल पाती है? नहीं, वो सरकारी सहायता वाली बात नहीं, वो तो लोन वाली बात है। वो तो आप भी ले सकते हैं, अन्य कोई भी अप्लाई कर सकता है उसको। तो आप मैं रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने जैसे मीन होता है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है ग्रामीण एरिया से लेके चाहे शहरी एरिया में। अगर ये वाला बिजनेस करो तो इसमें सबसे पहले चाहिए होता है रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन है तो शासन प्रशासन भी नहीं, मतलब थोड़ा कर देता कंप्रोमाइज कि हाँ इनके पास रजिस्ट्रेशन है। तो इस बेस की वजह से मैंने उद्योग से भी 5 लाख रुपये अप्लाई किया था। तो भंडार जी, एक सवाल और भी है कि उत्पादन में किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं, चाहे मैन पावर से जुड़ी हो या अन्य चीज़ों से जुड़ी हो, और उत्पादन के बाद उसकी मार्केटिंग में किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं? मार्केटिंग तो पहले आपने मेन पावर की बात की। जो ये वर्क है, ये वाला बिजनेस है, इस बिजनेस में चलो पहले तो सबसे पहले अपने आप में समर्पित होना है काम के प्रति। उसके बाद है मेन पावर वाली बात। अब अगर अपने पास मेन पावर नहीं है, 2-4 वर्कर नहीं है, तो थोड़ा असंभव भी है काम। सैन सफाई करनी होती है, फीड वगैरह। जैसे मेरा सरान है तो थोड़ा लगता ही है, लगेज लगता ही है, तो इसकी भी आवश्यकता है ही। मेरे पास अभी जैसा एक घास काटने वाली घसियारी है, और नेपाली थे बीच में नेपाली लोग। मैंने फिलहाल वो छुट्टी जा रखे हैं, लेकिन एक तो लोकल ही लड़का है, उसको 5 साल कंटिन्यू हो गया है, वो आपने भी देखा हुआ है।
अच्छा, तो अभी कितने मैन पावर आपने साथ जुड़े दो, हुए हैं इस काम में? अभी फिलहाल 2 लोग हैं। अच्छा, और मार्केटिंग लेवल पे आप किस प्रकार से मार्केटिंग कैसे कर लेते हो आप? मार्केटिंग तो क्योंकि मॉर्निंग मार्केटिंग में वाहन भी चाहिए होता है, मैन वाहन भी पावर है। भी चाहिए होता हाँ, वाहन भी है अपने पास में, वाहन है। वाहन के जरिए जो है कि यहाँ से मेरा डेयरी से कोई संबंध नहीं है। मतलब जैसे लोगों की 2-4 गाय रहती हैं तो वो डेयरी से जुड़ जाते हैं। मैंने अपने व्यक्तिगत पैसों से गाय खरीदी है और डेयरी से कोई लिंक नहीं है। मैं यहाँ से अगर दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद अगर मैं 35-40 रुपये लीटर अगर डेयरी वालों को दूंगा, मेरे सामने पे 60 रुपये लीटर बेच रहे हैं, तो 20 रुपये का नुकसान हमें वहीं पे हो गया ना। तो क्यों ना, जब हमने यहाँ से बांसवाड़ा तक जाना है या अगस्तमुनि चंद्रपुर तक जाना है, तो क्यों ना अपना दूध अपने आप सप्लाई करें। बंडा जी, शुरुआत आपने कैसे विचार आया, मतलब अचानक से आया या कुछ ये देख प्लान था? कोरोना काल जैसे आपने बताया, वो कोरोना काल का दौर था, तो कैसे 2020 में ही कैसे विचार आया आपका? ये मतलब अपन नहीं, जैसे ये सोचा है या फिर प्लान? नहीं, ये एक्चुअली मेरा बहुत टाइम पहले से मेरा ये प्रोग्राम था कि कुछ अलग से बिजनेस गांव के अंतर्गत करना है। इससे पहले मैं आउट ऑफ कंट्री था। कोविड से पहले मैं आउट ऑफ कंट्री था। तो ये सडन तब ये ज़मीन का मामला देखा, मैंने कहा चलो ज़मीन खरीदी। मैंने कहा इससे बढ़िया एक डेयरी का और पोल्ट्री का काम करते हैं गांव के अंदर। तो गांव के अंदर क्या होना कि गांव पे ना तो बिजनेस चलता है। अगर मैं सोचूंगा ना यार मेरा गांव बहुत बड़ा है, अब मुझे गांव पे डिपेंड होना है, तो असंभव है। तो ऐसा करके स्टार्ट किया था इसको। और भंडारी जी, एक और सवाल आपसे, चूंकि बात का दौर चला है, तमाम आपके व्यस्तताएं रहती हैं, तो सवाल ये भी है कि क्षेत्र में जो गढ़वाल क्षेत्र हो या कुमाऊं हो, जौनसार भाग जो भी है, पलायन, बेरोजगारी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हो रही हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा बड़ा मामला बन रहा है ये। और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे उत्तराखंड गठन के 24 साल बीत जाने के बावजूद ये मामला और ज़्यादा एक ज्वलंत समस्या बनती जा रही है। तो ये क्या कारण है कि लोग सिर्फ सरकारी नौकरियों तक ही सीमित रहना चाहते हैं, और कहीं तो बोलते हैं कि शादी तक नहीं हो रही है सरकारी नौकरी न होने के कारण। तो स्वरोजगार की तरफ अभी भी लोगों का रुझान क्यों नहीं हो पाया है यहाँ के युवाओं का? जैसे हरियाणा पंजाब में हम देखते हैं कि लोग अपने कामों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, लेकिन यहाँ लोग अभी क्यों उद्योग व्यवसाय को उतने प्राथमिकता नहीं देते हैं? क्या कारण है? क्या खामी लगती है आपको? क्यों ऐसा एक मनोदशा क्यों नहीं बन पाई है लोगों की? सबसे पहले तो आप शादी की बात कर रहे थे। जरूर थोड़ी नहीं है कि जब गवर्नमेंट जॉब लगेगी तभी कई गवर्नमेंट जॉब वाले ऐसे भी हैं कि जो 38-40 साल के हो गए और अभी तक शादी नहीं हुई है। ये सवाल अलग चीज़ है। और ये चीज़ अलग है कि हाँ, कि खुद अपना व्यवसाय नहीं कर पा रहे, जबकि हमारे पूर्वजों ने गाय भैंस नहीं पाली है क्या? पाली है ना उन्होंने भी। उन्होंने भी पाली है। आत्मनिर्भर और स्वावलंबी लोग थे। ये तो उस टाइम पे नौकरियां भी नहीं थी। लोगों ने जो है अपने खेती बंजर, आज देखो पूरी खेती बंजर पड़ी हुई है, तो नहीं करना चाहते हैं अपने आप ही में ये लोग। तो कैसे, मतलब जो युवा हैं वो कैसे, जैसे आपने बताया कि पहले लोग किस प्रकार से स्वावलंबी आत्मनिर्भर थे और सरकारी चीज़ों पे बहुत कम डिपेंड थे, एक दौर ऐसा भी था, लेकिन अभी सरकार पे निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और ऐसा अन्य स्टेट में कम है, क्योंकि आप हरियाणा पंजाब इन स्टेट में जाएंगे तो इंडस्ट्रियल रूप से, वो व्यावसायिक रूप से उन लोगों का अपने कल्चर कामों को पहले से वरीयता ऐसे ही था ना। देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? लोग क्यों कटते जा रहे हैं अपनी जड़ों से? चाहे वो हमारी खेती है, चाहे हमारे वो लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, अपने घरों में ही लोग सारी चीजें उत्पादित कर देते थे। न सिर्फ उत्पादित करते थे बल्कि बिक्री तक होती थी उनकी, छोटी बड़ी चीजों की। आज उन चीजों से सारा हट गया है लोगों का ध्यान। जो युवा वर्ग है वो तो बिल्कुल ही उस तरफ देखना नहीं चाहता है। तो युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? युवा पीढ़ी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दर दर की ठोकरें खाने से बढ़िया ही है कि अपना जो 2-4 पैसा, अब चाहे आप लोन लो, चाहे आप किसी से कर्जा ले लो, कर्जा भी तो अपने आप में लोन ही है। अगर अपने आप में स्टेप ना है कि हाँ मैं ये काम कर पाऊँगा, या करते हैं हम जो लोकल लोग हैं या गढ़वाली लोग हैं, या आपने अभी डिस्ट्रिक्ट की बात की कि सबसे हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात कि सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं, अन्य भी जो हमारे उत्तराखंड में लोग अपना काम करने में शर्माते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, बहुत कम लोग हैं यहाँ कि जो ये नहीं समझते कि हाँ मैं अभी हल लगा रहा हूँ या ये काम कर रहा हूँ। मत्स्य पालन है, दुनिया भर के मत्स्य पालन है। पानी देखो, फ्री का पानी है नदियों में, गदेरों में, तो कई लोगों ने इसका भी लाभ उठा रखा है।
आप अभी यहाँ पे और कुंड में चले जाओ तो 7-8 की 8-10 से, वो गजेंद्र एक लड़का नाम है कोई, उसने 4-5 हज़ार बीज डाल रखे हैं मछलियों के। तो मेन चीज़ है कि शर्म वाली बात, तो ये लोग शर्म कर लेते हैं। सरकारी स्तर पे क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार की रोजगार और व्यवसाय उद्यम से बहुत सारी योजना है, चाहे एमएसएमई हो, चाहे माइक्रो जो इंडस्ट्री होती है उससे जुड़ी है, लेकिन धरातल पर उतना दिखाई नहीं देता है। कागजों में, वेबसाइट पे जाएं आप, बहुत सारी हैं, तकरीबन 100 से ऊपर योजनाएं हैं जो रोजगार व्यवसाय से ही जुड़ी हैं, लेकिन वो धरातल पर क्यों नहीं उतर पाती है? कमी कहाँ रह जाती है? धरातल पे इसलिए नहीं उतर पाते हैं क्योंकि हम लोग करना नहीं चाहते हैं, जबकि बहुत सारी योजनाएं हैं। एक ही योजना थोड़ी नहीं है, बहुत सारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम लोग लाभ उठाना नहीं चाहते हैं। अगर चलो बाय द वे, एक आपने कागजी वाली बात की कि कागजी में आप फाइल ओके और के वहाँ से, कि वहाँ से हमारा 2 लाख 5 लाख 1 लाख जो भी है वो जिसके नाम से फाइल डन हो रही है उसके नाम से पैसे व्यवहार कर, लेकिन वो चाहे वो गाय का है, भैंस का है, मछली का है, उनकी मछली नहीं डाल रखी है, गाय भैंस नहीं ला रखी है, सिर्फ पैसा का रखा। तो ये कागजी वाली बात की, कागजों में ओके, धरातल पे काम इसलिए नहीं दिखता है। तो दोस्तों, भंडारी जी से अभी हम मुखातिब थे और बातों का सिलसिला, बातों के सहारे ही हम आगे बढ़ेंगे, और क्योंकि बात करने से ही बात बनेगी भी, बात आगे बढ़ेगी भी, और लोगों के लिए प्रेरणा, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के रूप में भी आगे बढ़ेगी वो चीज़ें। तो अभी हम देर न करते हुए अभी थोड़ा दिखाते हैं कि इन्होंने क्या क्या कर रखा है, जो इनोवेशन कहेंगे आप इसको, या जिस रूप में लें आप, एमएसएमई के रूप में लें, चाहे आप रोजगार व्यवसाय के रूप में लें, सभी रूपों में आप देखेंगे। देर न करते हुए हम दिखाते हैं पोल्ट्री फार्म भी, और जो इनका गाय वगैरह पालन है यहाँ पे, पशुधन का भी आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और ये देख लीजिए। तो भंडारी जी, कितने हैं अभी यहाँ पे ये चूजे निकलने की प्रक्रिया क्या? 650। तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसकी सावधानियाँ क्या रखनी पड़ती है? सावधानी सबसे पहले तो टेम्परेचर का, इनका अभी 1 दिन का चिक्स है, आज का ये 1 दिन का चिक्स है, और ये अभी 1 हफ्ता 10 दिन तक इनको अभी फिलहाल टेम्परेचर 28, 30, 32 तक टेम्परेचर रखना है। अभी स्टार्टिंग में इनको जैसे आज गुड़ का पानी दिया, उसके बाद मेडिसिन इनकी स्टार्ट हो गया आज से। उसके अलावा क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती है इनको? सावधानियाँ बड़े होने तक क्या सावधानियाँ रखनी, इनको पालन के उसमें, पालन पोषण में क्या सावधानियाँ हैं, क्या चुनौतियाँ हैं पोल्ट्री के लिए? तो जैसे अभी अपने ये यहाँ के जो हमारे जूते चप्पल वगैरह हैं, ये सेपरेट होने चाहिए। बाहरी जो व्यक्ति होते हैं उनको मैं पोल्ट्री में टच होने नहीं देता हूँ, तो थोड़ा, और जैसे बाहर से कोई भी आ गया ऐसे, तो वो पोल्ट्री से टच नहीं रहता, वो अलग ही रहता है। और इनके जैसे बड़े हो जाते हैं, तो इनका बड़े होने के बाद भी क्या ये सिर्फ जो चूजे हैं उन्हीं के लिए ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, या बड़े होते हैं उसके बाद भी रखनी? बड़े में भी सावधानी रखनी पड़ती है। अच्छा, तो ये चीज़ें कैसे आदमी को पता चलती हैं? आपको कैसे पता चला कि इनका पालन पोषण हो, रख रखाव हो, कैसे आपको पता चलता है ये सारी चीज़ें? इनको बेहतर से बेहतर पालन पोषण इनका हो। आधा तो मैंने यूट्यूब से सीखा है, इसका कोई मैंने परीक्षण नहीं लेता है। प्रशिक्षण अगर लेता तो शायद इतना समय भी नहीं होता मेरे पास। आधा मैंने यूट्यूब से, आधा मैंने जब मैंने लॉट डाला, ऐसे करके सीखा है। तो भंडारी जी, थोड़ा हम पशुधन भी आपको, दोस्तों हमारे साथ बने रहे, हम पशुधन का भी आपको दिखाते हैं। बेहद शानदार जगह है, आप नज़ारों का भी लुत्फ देखिए यहाँ से, इतनी शानदार जगह है। और इस समय चौखंबा का जो नयनाभिराम दृश्य का दीदार हम नहीं करवा पा रहे हैं, थोड़ा बदलियाँ हैं। तो ये देख लीजिए आपने, इन्होंने बेहद शानदार और एक अच्छे प्लानिंग के साथ ये चीज़ें बना रखी हैं। तो यहाँ पे क्या है? बुरादा विषय है, अब कल ये भाई और शिफ्ट हूँ। अच्छा, तो दोस्तों अभी यहाँ पे भी शिफ्ट होंगे, उसके बाद जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे। तो शाम का वक्त है और ठंडी हवाएं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बसंत का भी आगमन हो रहा है। और बसंत के आगमन के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में तमाम क्या कहते हैं, बुरांस से लेकर फ्योली से लेकर तमाम चीज़ों का एक अलग ही दृश्य होता है। हवा में एक अच्छी खुशबू और महक होती है।
तो इस बिरों देवल गांव शानदार जगह पे बसा हुआ है। आप कभी यहाँ पे आएंगे तो आप चंडिका माँ का एक ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक आध्यात्मिक महत्व का क्षेत्र भी है और प्राकृतिक रूप से भी बेहद सुंदर जगह है ये। आप यहाँ से हिमालय का जो दृश्य हैं उनका भी दीदार कर सकते हैं। और यहाँ से बस कुछ ही दूरी पे बहुत सारी जगह हैं, बस केदार है आसपास जो भी प्राचीन क्षेत्र है, उसके अलावा केदारनाथ से लेकर तमाम चीजें हैं। तो अब देखिए हम पहुंच गए हैं जो ग्राउंड फ्लोर है, ये देख लीजिए आप। ये गायें हैं, अभी मेरे ख्याल से 4 ही हैं, 5। हाँ, तो ये जो नस्ल की बात आती है कई बार, ये कौन सी नस्ल है और इसमें क्या खास है भंडारी जी? ये एचएफ नस्ल है। कौन सी? एचएफ। अच्छा, तो ये मतलब कैसे यहाँ तक पहुँचे ये नस्लें? ये तो लोकली से मैंने स्टार्ट किया है, लोकल से खरीदी हैं, बाहर से नहीं लाए मैं। तो इनका जो दूध इनसे निकलता है वो क्या प्रक्रिया क्या है, कितना दूध निकल पाता है? इनके लिए चारे की व्यवस्था क्या करनी पड़ती है, क्योंकि पालन पोषण का भी यहाँ भी सवाल है। हाँ, चारा तो मैंने खेतों में भी बो रखा है और बाकी जो फीड वगैरह वो सब बाहर से आता है। और दूध का तो अप डाउन होता रहता है, लेकिन लेवल सब 20+ हैं। तो चारे में क्या मुख्य चीजें हैं? मुख्य चीज़ें हैं, एक तो फीड होता है, एक चोकर होता है। क्या आजकल सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री घसेरी योजना है, वो साइलेज वो भी है और चारा भी लिए भूसा वो है। तो इनको जैसे कई चीजें होती हैं, मनुष्य हो चाहे कोई प्राणी हो, पशु पक्षी हो, उनको बीमारियों से बचाने के लिए क्या किया जाता है और स्वस्थ रखने के लिए? देखो मेन चीज़ होती है सही सफाई। सही सफाई है तो ऑटोमेटिकली पशु स्वस्थ रहेगा। अगर सही सफाई नहीं रहेगी तो थोड़ा दिक्कत भी होती है। हाँ, बाकी तो हल्के फुल्के जैसे बुखार वगैरह वगैरह ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, पशुओं से लेके चाहे इंसान हो तो नॉर्मल चीज़ें हैं। कितना दूध इनसे प्रतिदिन कितना निकल जाता है? अभी आज की डेट पे करंट टाइम पे है 65-70 किलो, क्योंकि अब गाय भी नहीं, इसलिए अभी थोड़ा दूध कम है। तो दूध दुहने से लेकर तमाम चीज़ों को मैं तो सावधानी बरतनी पड़ती है। हाँ, दूध निकालने के लिए मेरे पास अभी मशीन रखी हुई है। अच्छा, ये मशीन भी है, आप देख लीजिए। क्योंकि आधुनिक तकनीक से जुड़ना जरूरी है, पारंपरिक काम हो चाहे जैसे जिस रूप में हो, आधुनिक तकनीकों से। बाकी मेडिसिन वगैरह मैंने तमाम रखी हुई हैं अपने पास। अच्छा। कैल्शियम से लेकर मेडिसिन से लेकर, बीच में अगर इनको कुछ हो जाता है मौसमी रूप से, मनुष्य भी बीमार हो जाता है, तो इनको भी अगर हाँ, ये सबसे अगर पशुपालन की जहाँ तक बात है, सबसे पहले तो ये मैं श्रेय देता हूँ श्री डॉक्टर यादव, सत्येंद्र सिंह यादव जी को, वेटनरी ऑफिसर। वो कहाँ बैठते हैं सर? वो चंद्रपुरी बैठते हैं। खैर पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है उनका। अगर कभी अगर यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया तो शायद पूरा क्षेत्र काफ़ी परेशान रहेगा। तो वो यहाँ पे किसी को भेजते हैं क्या? हाँ ना, वो स्वयं आते हैं। अच्छा, स्वयं आते हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत अच्छा। मतलब मैं उनकी ऐसी व्यक्तिगत तारीफ भी नहीं कर रहा कि हाँ, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ कि हाँ वास्तव में वो हाथी ऐसा, उनका नॉलेज है, उनको बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है। और एक और चीज़ रह जाती है, वो ब्रीडिंग की वगैरह के लिए क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती है? सावधानी क्या है, वो ब्रीडिंग के लिए तो वही डॉक्टर यादव जी सीमेंट कर देते हैं। अच्छा। जहाँ आप छोटी बड़ी गाय के पहले पहाड़ों में ब्रीडिंग एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि कहीं ले जाना पड़ता था, भैंस को हो गाय को हो। अब दूसरी तकनीकें आ चुकी हैं तो वो स्वयं आते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब जैसे मैंने बोल दिया कि एचएफ है तो एचएफ का भी सीमेंट मिल जाएगा, नॉर्मल है, जर्सी है, साहिवाल है, सिंधी है, तो प्रत्येक चीज़ का सीमेंट है आज की डेट में। तो भंडारी जी, अब हम इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि तमाम चीज़ें जो हमारे तमाम लोग हैं, जहां तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, मोटी मोटी तौर पे सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अंतिम सवाल यही है कि जो भी इस क्षेत्र में हो या स्वरोजगार या स्वउद्यम से जुड़ा हुआ जो भी क्षेत्र हो, उसमें कोई भी युवा अगर आना चाहता है और कुछ चुनौतियां उसके लिए अभी भी हैं, वो चुनौतियां मानता है लेकिन आना चाहता है, इच्छा है उसकी, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैंने क्या बोला, मेन चीज़ अगर संकल्प ले लिया मन में कि हाँ मैंने ये काम करने, तो आराम से कर सकते हैं। उसकी चुनौती क्या होनी है? यही चुनौती है कि अपने आप में संकल्प ले लो, बस मैंने ये काम करना है, तो मन में अगर ठान ली तो ईजिली कर पाएगा।
तो दोस्तों सुना आपने, भंडारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और आज आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं अप्रत्याशित रूप से यहाँ पे मेरा आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन इनके कार्यों को चूंकि मैं बहुत पहले से हम लगातार देखते आए हैं, तो अचानक से एक अप्रत्याशित इनसे मुलाकात हुई और कहते हैं कि जो भी चीज़ें अप्रत्याशित हो जाती हैं कई बार वो एक यादगार और एक मेमोरेबल मोमेंट हो जाता है। तो वो हमारे साथ भी हुआ है, क्योंकि हमें सौभाग्य मिला अभी यहाँ चंडिका मंदिर में भी दर्शन करने का मौका मिला। और कोई विदाउट प्री प्लान के, कोई हमारा प्री स्क्रिप्टेड प्री प्लान कुछ था ही नहीं, प्रिपरेशन कुछ थी ही नहीं। लेकिन इनको मैंने देखा कई बार, आपने शायद न्यूज़पेपर से लेकर और तमाम यूट्यूब चैनल हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन्होंने जो नज़ीर पेश की है, जो प्रेरणा प्रोत्साहन मार्गदर्शन के रूप में इन्होंने जो इस केदार घाटी में काम किया है, निश्चित रूप से वो केदार घाटी के लिए ही नहीं, संपूर्ण देश प्रदेश के लिए एक अनुकरणीय, अनुसरणीय और प्रेरणा प्रोत्साहन मार्गदर्शन सभी रूपों में सभी युवाओं के लिए आगे है। खासकर उन लोगों के लिए जो इन चीज़ों को कहते हैं कि सरकार रोजगार नहीं देती है, सरकार नौकरियां नहीं देती हैं, नौकरियां है ही नहीं। तमाम चीज़ों का जो आरोप प्रत्यारोप चलता है उसमें आपको तय करना पड़ेगा। जो तमाम युवा हमको देख रहे हैं या कहीं भी इनको देखते हैं, उनको तय करना पड़ेगा कि जीवन में चुनौतियां हैं, दुश्वारियां हैं, तो पारंपरिक रास्ते भी हैं तो नए रास्ते भी चुनने पड़ते हैं। संभावनाएं हर जगह मौजूद हैं। आपको तय करना है कि आप तमाम चुनौतियों, दुश्वारियों और संभावनाओं, आशाओं, अपेक्षाओं और आशंकाओं भी के बीच आप कहाँ खड़े पाते हैं अपने को, और जहां आप खड़े पाते हैं वहीं से सोचिए, विचारिए, समझिए और शुरुआत कीजिए, पहल कीजिए। तो इन्होंने तो कर ली पहल, आप कब कर रहे हो? जिस क्षेत्र में आप पहल करना चाहते हो, वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, आप भी पहल कीजिए। और न सिर्फ अपने लिए बल्कि तमाम आगे आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा प्रोत्साहन मार्गदर्शन के रूप में इसको एक स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के रूप में भी लगातार आगे बढ़ाइए। और हम चाहते हैं, आज देश को ऐसे लोगों की जरूरत है कि जो इस प्रकार से एक समय भारत जो लघु कुटीर और मंझोले उद्यम में, आपको जान के ताजुब होगा कि आज से 300-400 साल पहले दुनिया की जीडीपी का अकेले भारत में लगभग 70% उत्पादन होता था। तब हमारे यहाँ लघु मंझोले कुटीर उद्योग का एक व्यापक ढांचा था। अंग्रेजों के आने के बाद वो ढांचा चरमरा गया और उसमें शायद हमारी भी गलती है, क्योंकि हम लोग उस रूप में उनकी सोच को समझ नहीं पाए कि किस प्रकार से उन्होंने हमें उन पर निर्भर बना दिया। हमारे तमाम उद्योग धंधों को खत्म करके तो फिर से उस स्वर्णिम इतिहास को दोहराने की कवायद इन्होंने शुरू की है। ऐसे अन्य लोग भी शुरू कर रहे हैं। तो आइए मिलजुल के सभी लोग इस कवायद को आगे बढ़ाएं और एक बड़ी कार्य योजना, व्यापक कार्य योजना के रूप में लगातार इसको आगे बढ़ाते रहें। इससे हमारा देश, घर, परिवार, देश, दुनिया एक नई ऊंचाइयों की ओर, समग्र समावेशी विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड और जय श्री केदार। इस समय हम केदार भूमि में है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार, जल्द हाजिर होते हैं।